मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे। कश्मीरियों के शाना बठाना कटी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टॉक। मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। माह रमज़ान का महीना शुरू है और डेरा इस्माइल ख़ान में जो मसनूई महंगाई है वो भी आसमानों से बातें करने लग गई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो सरकारी नक़नामा जारी किया जाता है, दुकानदार हज़रात जो है वो उस सरकारी नक़नामे पर भी अमल दरामद करते नज़र नहीं आ रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की बात करें या दीगर अशिया की बात करें तो हर चीज़ के जो दाम हैं वो आसमानों तक पहुँच चुके हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है अपने ही जारी करदा सरकारी नक़नामे पर। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वज़ीर आला KPK, उन्होंने गुज़श्ता दिनों निजी चैनल के प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेरा इस्माइल ख़ान के ज़िली कोऑर्डिनेटर हैं यूथ विंग के ज़ीशान राज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं इन आज के हमारे जो टॉपिक हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। जी वालेकुम सर, सबसे पहले ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से बात करते हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में जो मसनूई महंगाई इस वक्त शुरू है, क्या कहेंगे? जो कीमतें वो आसमानों पर पहुँच चुकी हैं और ज़िला इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर सक रही है। जी, सबसे पहले आपका भी बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। पहले तो मैं आपसे ही कहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि डेरा इस्माइल ख़ान में ज़िला इंतज़ामिया मौजूद भी है? आप देख लें कि गोश्त की कीमत कहाँ है। जो इसी तरह आप दूध को देख लें, दूध आपको जिस तरह रेट पे मिल रहा है, ऐसे ही फ़रूट है। फ़रूट की कोई आप यानी कि जिस चीज़ को भी देखें ना शेख खुर्दनोश को, कि वहाँ आपको नरखनामा जो ये ज़िला इंतज़ामिया बैठ कर इन ताजरन तंजीमों के साथ बनाती है, उन्हीं अपने बनाए हुए पर ये अमल दरामद नहीं करा सकते। अभी 2-3 रोज़ आप पहले देखा होगा DC साहिबा एक दिन फूड सेशन करने के लिए निकली हैं, लेकिन जब उनको शिकायत के अनबार लगाए गए हैं तो वो मेरे ख्याल से सही जवाब दिए बगैर चली गई हैं और दोबारा उनका कोई एक्शन नज़र नहीं आया। अच्छा, ये जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से निशान भाई, ये जो कैंप लगाए गए हैं, इन कैंप के हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये कैंप, क्या इन कैंप से कोई आवाम को रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं है। आवाम जाती है वहाँ पे जाके शिकायत कराएं या जो कुछ, उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं होता। आप जाएं किसी भी चीज़ की शिकायत लेकर ज़िला इंतज़ामिया के किसी भी ऑफिस या कैंप या कहीं भी जाएं, वो आपसे कहते हैं ठीक है जी हम जाते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। क्या कार्रवाई होती है? एक बंदा ज़्यादा रेट्स पे अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करके दिन में कई हज़ार रुपए बनाता है और उसको 2 या 3 या 4 हज़ार रुपये का चालान कर दिया जाता है, तो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है? अब एक चीज़ पर मैं 100 रुपये के हिसाब से ज़्यादा या 200 के हिसाब से 1 किलो पर बेच रहा हूँ, तो वो दिन में अगर मैं 100 किलो बेचता हूँ 20,000 40,000 रुपया मैं बना लेता हूँ, वो करप्शन करके, दो नंबरी करके। और अगर 4,000 या 2,000 का चालान जमा करा दूँ तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस दुकानदार को। बिल्कुल सही बात करें। तो क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए ज़िला इंतज़ामिया को इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और कौन इस सब का ज़िम्मेदार है? देखें, इस सब का ज़िम्मेदार तो यही है कि पहले नंबर पे सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि अमल दरामद उन्होंने ही कराना। उसके बाद हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर है, उसके नीचे जो उनका स्टाफ है, असिस्टेंट कमिश्नर है, और तमाम जो ये महंगाई और फूड कंट्रोल जो इनके ऑफिस हैं, ये सब ज़िम्मेदार हैं। अगर इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है तो डेली बेस के ऊपर ये अपनी टीमें बनाएं और उनको चेक एंड बैलेंस करें। मैं यहाँ कुल्लम कुल आपको ये बताता हूँ, ये किस तरह चेक एंड बैलेंस रखेंगे। यही ज़िला इंतज़ामिया के तमाम दफातर के लोग इन्हीं लोगों से, इन्हीं ताजरों से जो ये महंगा अपना खुद साख्ता महंगाई बनाए हुए हैं, इन्हीं से जाके घरों का राशन फ्री लेते हैं। तो ये किस तरह आप मुझे बताएं ना महंगाई को कंट्रोल करेंगे? अच्छा, आपने जैसे कहा कि ज़िला इंतज़ामिया जो है अब वो इन्हीं से राशन लेती है, और ज़िला इंतज़ामिया की मौजूदगी के ऊपर भी आपने एक सवाल या निशान उठाया कि ज़िला इंतज़ामिया क्या मौजूद है। अगर ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर ये मामलात कैसे चलेंगे? आवाम को कौन रिलीफ देगा फिर आकर? सर देखिए, अगर मौजूद है तो फिर उस पर अमल दरामद कराएं ना। आप पंजाब जाएं, वहाँ उनका फूड मिनिस्टर भी निकला हुआ है, वहाँ उनके तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तमाम इवन के उनकी पार्टी के MNAs MPAs, उनकी जिम्मेदारी है जी कि आपके हलके में अगर हमें खुद साख्ता महंगाई नज़र आई या किसी किस्म का कोई इस तरह मसला नज़र आया तो उसका ज़िम्मेदार आप होंगे। यहाँ आपको कोई नज़र आता है? कोई भी नहीं है। यहाँ अखबाला बादशाही है, जो जिस तरह चाहे कुछ भी बेच ले। यहाँ रोक टोक पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो क्यों नहीं कर रही ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई? आपको क्या लगता है? सर किसी का डर है, किसी का प्रेशर है? मेरे ख्याल से तो ज़िला इंतज़ामिया को पहले जो है ना
वज़ीर आला साहब और उसकी टीम के जो मामलात हैं उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती होगी। अगर फुर्सत मिलती तो आप देखते आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता। और सबसे बड़ी बात है ये वज़ीर आला का शहर है, वज़ीर आला के शहर में ही आप खुद इसी शहर में रहने वाले हैं कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं है तो पूरे के खैबर पख्तूनख्वा में क्या रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल सही बात करें। अच्छा निशान भाई, थोड़ा सा वज़ीर आला साहब के हवाले से बात करते हैं। पिछले दिनों वज़ीर आला साहब ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान जो है कहते हैं कि जो दहशत गर्दी इस वक्त सूबा के पी के में चल रही है इसकी जिम्मेदार जो है वो निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत के दौर में जो है के पी के में दहशत गर्दी ने सर उठाया, इस हवाले से क्या कहेंगे, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, आप भी इसी शहर और इसी खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं। क्या ये दहशत गर्दी सिर्फ निगरान हुकूमत के टाइम आई है? उससे पहले दहशत गर्दी नहीं थी? क्या आपको आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात का इल्म नहीं है कि जो तालिबान सवात के अंदर उस टाइम आए थे और अपना लकी मरवत के अंदर आए थे, तो क्या आपको वो मालूम नहीं है 5-5 करोड़ रुपए देकर उस टाइम के वज़ीर आला महमूद खान ने इन लोगों से जान छुड़ाई थी? वहीं से तो इनको आदत डाली गई थी, वहीं से ये सारा सिस्टम शुरू हुआ है। ये अब तो सिर्फ जो है ना निगरान हुकूमत पे डाल रहे हैं। चले निगरान हुकूमत को गए हुए भी मेरे ख्याल से आज 1.5 साल होने वाला है, तो ये अब 1.5 साल या 1 साल पूरा इनकी हुकूमत को हो गया कि 1 साल में ये उस गंद को सफा करने में आज तक आपको लगा है कि कुछ इन्होंने किरदार अदा किया हो? डेरा इस्माइल खान सिटी के अलावा आप सिटी पुलिस की कारकर्दगी कुछ बेहतर है, इससे थोड़ा सा बाहर निकलें तो आप मेरे ख्याल से जाएंगे अपने आप को भर के और वापसी खाली हाथ आएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपके जो डेरा इस्माइल खान की मादर इल्मिया गुमल यूनिवर्सिटी, यहाँ से अभी हाल ही में तकरीबन 450 के करीब मुलाजमीन को जो है बरतरफ किया गया जो निगरान हुकूमत में भर्ती किए गए थे। सूबाई हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निगरान हुकूमत में भर्ती जो है वो नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी भर्तियाँ डिक्लेयर करके इन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। मतलब तकरीबन है समझे कि 450 के करीब घरानों के चूल्हे बंद किए गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? मोहम्मद भाई, ये गुमल यूनिवर्सिटी भी और मेरे जो इल्म में है दीगर महकमे भी हैं जो निगरान दौर में भर्ती हुए हैं और उनको इन्होंने निकाला ना। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया की वसादत से कि अगर हमारी सूबाई हुकूमत में इतनी हिम्मत है तो जिन लोगों ने, अगर ये गैर कानूनी भर्ती है ना, तो जिन लोगों ने भर्ती की है तो उनसे पहले ये सवाल करें ना, उनको पकड़ें, उनको जेलों में डालें। अगर एक चीज़ कानून में अलाउ था ही नहीं कि आप भर्ती नहीं कर सकते, तो जिस मिनिस्ट्रियों में बंदे भर्ती हुए हैं तो उन मिनिस्टरों को पकड़ें, उन महकमों के सेक्रेटरीज को पकड़ें, चीफ सेक्रेटरी को पकड़ें, दीगर जो अफसरान हैं उनको पकड़ें, उसके बाद इन लोगों को निकालें। इन लोगों का क्या कसूर है? मेरे ख्याल से कोई बेचारा पैसे दे के आया होगा, कोई मेरिट पे आया होगा, कोई किस तरह आया होगा, और अब उनको जो है ना 1-1.5 साल के अंदर अंदर निकाल दिया गया। और ये आपको मैं एक बात आपके नोटिस में डालता जाऊँ, ये निकाला भी इसलिए गया कि ताकि फ्रेश ये अपनी भर्ती कर सकें। अपनी भर्ती से मुराद, अपनी भर्ती से यही मुराद है। आज इनको निकाल रहे हैं, अभी आप देख लेना चंद दिनों में फिर जो है ना एडवर्टाइजिंग होगी, दीगर आ गई है ना, तो वो फिर निकाला क्यों है जब अगर आ ही गई है? मुझे आप ये बताएं ना, जब आप एक महकमे से बंदे निकाल रहे हैं दोबारा भर्ती क्यों कर रहे हैं? अगर भर्ती करना है तो निकाल ही क्यों रहे हैं? मतलब ये आपके कहने का कि ये अपने बंदे भर्ती करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप एक जगह से बंदे निकाल रहे हैं और फौरन ही उधर दोबारा नए बंदे एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो बंदे कोई पहले जो बंदे थे वो किसी और मुल्क के लगाए गए थे। वफाकी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत में अली अमीन साहब कहते हैं कि डिपार्टमेंट्स कम है और जो वज़ीर और मुशीर अब भर्ती किए गए हैं, तकरीबन अभी मज़ीद 12 के करीब मज़ीद मुशीर जो है वो बनाए गए हैं। भाई देखें कि जितने डिपार्टमेंट हैं उस हिसाब से ही वज़ीर या मशीर भर्ती किए गए हैं। अगर उस हिसाब से बात देखें तो क्या सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गिनती के कोई 10 से 12 वज़ीर मशीर हैं, वहाँ भी यही दर्जनों के हिसाब से किए हैं। हर महीने ये तो चेंज कर रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, कभी एक को निकाल रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं। इनसे तो अभी 1 साल में ये भी एडजस्टमेंट नहीं हुई कि हमने किसको मुस्तकिल मशीर रखना है या किसको मुस्तकिल वज़ीर रखना है, क्योंकि इनको उन पर भरोसा ही नहीं है। 1-2 महीने उनसे काम कराते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं, फिर उसकी सिफारिश इमरान खान के पास अडियाला जाती है, वहाँ से फिर लेटर बन के आते हैं, फिर उसको जो है ना मिलना समाजत करके एडजस्ट किया जाता है, फिर 2 महीने बाद निकाला जाता है। पहले खुद को तो देख लें, अपने सूबे को तो संभालें, फिर उसके बाद वफाक तक जाएं, पहले अपने सूबे को ठीक करें ना। अच्छा निशान भाई, ये बताइएगा कि अली अमीन साहब कहते हैं कि जो हमारा हक है, आइनी हक है, आइनी हक की बात करते हैं वो हमेशा कि हमारा जो आइनी हक है वो वफाक हमें नहीं दे रहा। अगर विफाक, उन्होंने एक टाइम भी दिया, उन्होंने अब इसको आप धमकी कह लें या आप इसको डेडलाइन कह लें, तो वो कह दें कि अप्रैल तक अगर हमें हमारा आइनी हक नहीं दिया गया तो हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, मतलब सूबे की जितनी भी मशीनरी है, सूबे की जितनी भी फोर्स है और जो जिस सरकारी मुलाजमीन है, उन्होंने
کلیئر کٹ کہا ہے کہ میں سرکاری ملازمین کو بھی لے کر جاؤں گا اور عوام بھی صوبے کی ساتھ لے کے جاؤں گا اسلام آباد میں، اور جا کے بیٹھ جاؤں گا اور پھر جو ہے اپنا حق لینے کی بجائے چھین لوں گا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. محمد بھائی دیکھیں وزیر اعلیٰ وہ لے جا سکتا ہے، اور پہلے بھی آپ کو کے علم میں ہوگا کہ وہ پہلے بھی کئی بار دھرنوں کی صورت میں جو ہے نا تمام کے بی کے اسٹاف کو بمبئی مشینری لے گئے. اچھا یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی سی بات کٹ کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. علی امین صاحب کہتے ہیں کہ پہلے جتنے میں نے احتجاج کیے ہیں اسلام آباد میں وہ میں نے اپنے ذاتی خرچے پہ کیے، سرکاری فنڈ پہ نہیں کیے. تھوڑا سا اس کو بھی ساتھ ایڈ دیکھیں ذاتی خرچے پہ کوئی نہیں کرتا جی، یہ ایک ڈائلاگس ہوتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں ڈی اے خان میں ایسے ہی علی امین صاحب کے فوکس پرسن اور تمام وہ ہیں کہ جی وہ ٹرانسفارمر ہم نے اپنی جیب سے بنا لیا، علی خان نے اپنی جیب سے بنا لیا. اور آپ بلدیات دفتر جائیں نا، جو وعدہ گیری مد میں ان کو پیمنٹ ملی ہے یہ وہاں سے سارے پیسے نکالتے ہیں، اور نام کیا ہوتا ہے اپنی جیب سے بنا لیا. یہ اسی طرح ہے جی، تمام پیسے جو ہے نا محکموں سے لگ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں آ جاتا ہے جی اپنی جیب سے. اپنی جیب سے کوئی نہیں ہوتا، آپ بچے نہیں ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب جو ہے نا حکومتی خزانوں سے لگایا جاتا ہے سارا. مطلب اور دوسری بات آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جیسے علی امین صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنا آئینی حق لیں گے، بالکل جی لینا بھی چاہیے. لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ جس ٹائم وفاق کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 3.5 سال میرے خیال سے حکومت وہاں رہی ہے، تو 3.5 سال علی امین خان گنڈا-پور وہاں پہ وفاقی وزیر برائے کشمیر گلگت بلتستان بھی رہے ہیں، یعنی کہ کیبنٹ کا حصہ تھے. اس سے پہلے 5 سال وہ صوبائی حکومت میں وزیر رہے ہیں. تو مجھے آپ صرف یہ بتائیں کیا ان کو اپنی وفاق کی گورنمنٹ جب تھی 3.5 سال، ان کو اس ٹائم یہ خیال نہیں آیا کہ صوبے کا حق دینا ہے وفاق نے؟ اس ٹائم ان کو یہ یاد نہیں آیا بجلی کی مد میں ہمارے اتنے کروڑ ارب دینے اور گیس کی مد میں اتنے دینے ہیں، فلاں مد میں اتنے دینے ہیں؟ دیکھیں 3.5 سال یہ پتہ نہیں کن چکروں میں تھے، ان کو اپنے صوبے اور اپنے ضلع اور اپنے شہر کا حق یاد نہیں آیا. آج جی جب ایک سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تو یہ سیدھا وفاق پر چلے جاتے ہیں. اگر یہی وفاق سے حق لینا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم لیتے جب اس ٹائم پرائم منسٹر ان کے گھر کا تھا اور یہ فیڈرل منسٹر تھے، 3.5 سال میں اپنا بہت سارا حق لے لیتے، لیکن اس ٹائم ان کو کچھ. اچھا آخر میں یہ بتاتے جائیں کہ دھرنے کی جو بات کرتے ہیں علی امین خان صاحب، تو جب ان کی حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی دھرنا دینا غلط ہے، اور دھرنے والوں پہ لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں. جب یہ دھرنا دینے جاتے ہیں اور ان پر لاٹھی چارج ہو، ان کے اوپر کوئی وہ ہو، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے تھوڑا سا یہ بتائیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بلدیاتی جو گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ، وہ ابھی تک فنڈز مہیا نہیں کیے گئے، بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کو ابھی تک فنڈ نہیں ملے ہیں. اس حوالے سے بھی ساتھ تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں سی ایم صاحب کہتے ہیں ہمارا آئینی حق ہے. اگر آپ دوسروں سے آئینی حق مانگتے ہیں، پہلے آپ خود تو کسی کو آئینی حق دیں. میں یہ پوچھتا ہوں، میں بھی لوکل گورنمنٹ کا ممبر ہوں، ہم نے بھی الیکشن لڑا ہے، ہم بھی یہاں پہ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، عوام سے وعدے کر کے آئے ہیں، ان تک آج تک ہم کچھ نہیں پہنچا سکے. میں یہ کہتا ہوں پہلے آپ اپنے بلدیاتی نمائندوں کو حق تو دینا، پہلے آپ اپنے استاد صاحب کو حق تو دینا. آپ کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے، آپ ان کے پاس واٹر کین مارتے ہیں، آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر شلنگ کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں. آپ ان کو آئینی حق دے نہیں رہے ہیں اور آپ خود چلے ہیں آئینی حق لینے. آپ پہلے ان کو آئینی حق دیں. اگر نہیں دے سکتے مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے یہ بلدیات کلیکشن کرایا کیوں تھا؟ اگر آپ نہیں کرا سکتے، نہیں ان کو چلا سکتے تھے، فنڈ نہیں دے سکتے تو نہ کراتے. اس ٹائم آپ نے کروڑوں اربوں روپے لگا کے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہ فنڈ نہیں ہے. فنڈ اپنے جلسوں دھرنوں کے لیے آپ کے پاس فنڈ ہیں، اور آپ بلدیاتی نمائندوں کے لیے اپنا ان کا حق دینے کے لیے آپ کے پاس فنڈ نہیں. اچھا پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ گیا، جو لاسٹ ٹائم لوکل گورنمنٹ الیکشن میں امینڈمنٹ کی گئی، اور جو اب اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کے حالات چل رہے ہیں، نہ فنڈنگ ہے نہ کچھ چیز ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صوبے کے پی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا خاتمہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں اس سے تو یہی لگے گا کہ لوکل گورنمنٹ کا خاتمہ کیا نہیں جا رہا، ہو گیا. یہ لوکل گورنمنٹ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور میرے خیال سے جو حالات بن گئے ہیں، آنے والے الیکشن میں بلدیات کا الیکشن کوئی بھی نہیں لڑے گا جو ان کے حال ہے. شان بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اور آج جو ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو مصنوعی مہنگائی چل رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کی ہے ذیشان راج صاحب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو علی امین خان صاحب کے مختلف بیانات ہم آئے روز سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر دیکھتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. تو ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجیے، نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک. ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری. کشمیریوں کے شانہ بشانہ کٹی رہے گی.